सुप्रभात बच्चों। मैं आपका हिंदी शिक्षक देवी प्रसाद तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम व्याकरण खंड से पाठ 2 रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर या रचना के आधार पर वाक्य के भेद, इसका पठन पाठन करेंगे। भाषा हमारे भावों विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा की जो रचना होती है वह वर्णों, शब्दों और वाक्यों से होती है। दूसरे शब्दों में वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से पद वाक्य बनते हैं, वाक्य से भाषा का निर्माण होता है। शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है वही वाक्य कहलाता है। अर्थात मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने के लिए वाक्य का प्रयोग करता है। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, तो हम अपनी बातें, अपने विचारों को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। तो कैसे प्रकट कर रहे हैं? एक वाक्य के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। यदि भाषा जो है शब्द की सबसे लघुतम इकाई है तो वाक्य उसका विकसित रूप है। वाक्य वह सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से लेखक या वक्ता बोलकर या लिखकर अपने भावों विचारों को श्रोता या पाठक के सामने प्रकट करता है। वाक्य रचना एवं क्रम व्याकरण संबंधी नियमों के द्वारा अनुशासित की जाती है। अर्थात व्याकरणबद्ध नियमों के माध्यम से हम वाक्य की रचना करते हैं। लेखक या वक्ता अपनी बात को बोलता है, कहता है। जो श्रोता वर्ग है, जो पाठक वर्ग है, वह उनके भावों को, उनके विचारों को सुनता है। ये सारी चीज़ें वाक्य के अंतर्गत आती हैं। वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति है। व्याकरण के अनुसार वाक्य में सार्थक शब्द होते हैं। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से किया जाता है। प्रत्येक शब्द का निश्चित क्रम होता है। पदक्रम यानी कि कर्ता, क्रिया, कर्म, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। जब हम व्याकरणिक नियमों का ध्यान रख करके वाक्य का प्रयोग करते हैं, वाक्य की संरचना करते हैं, तो हमें पता चलता है कि व्याकरण का कितना महत्व है। और जो वाक्य पूरा अर्थ देता है, जो वाक्य पूर्ण अर्थ देता है, वह व्याकरण के नियमों के द्वारा बंधा होता है। अर्थात दो तरह के वाक्य होते हैं, एक तो सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले। सार्थक वाक्य का प्रमुख गुण है कि वाक्य का सार्थक प्रयोग हो। वाक्य में जो शब्द प्रयोग करते हैं वो सही पदक्रम के अनुसार प्रयोग किए जाएं। जैसे हम कहें कि राम रोटी पीता है। रोटी पीना सार्थकता का बोध नहीं कराता है, क्योंकि रोटी खाई जाती है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। सार्थकता की दृष्टि से सही वाक्य होगा राम रोटी खाता है। इस वाक्य को पढ़ते ही पाठक के मस्तिष्क में वाक्य की सार्थकता उपलब्ध हो जाती है। कहने का आशय यह है कि वाक्य का वह तत्व वाक्य रचना की दृष्टि से अनिवार्य है, इसके अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी शब्दों का क्रम जब इधर से उधर हो जाता है तब उसका अर्थ स्पष्ट नहीं रह जाता। उपवाक्य। उपवाक्य क्या है? वाक्य से छोटी इकाई को हम उपवाक्य कहते हैं। यानी वाक्य एक उपवाक्य का हो सकता है और एक से अधिक उपवाक्य का भी हो। जहाँ एक
उपवाक्य स्वतंत्र रूप से होता है वह वास्तव में सरल वाक्य ही है। इस दृष्टि से यदि हम इसी सरल वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ आकर एक ही बना दे तो सरल वाक्य उपवाक्य कहलाएगा। उदाहरण, वाक्य में सभी पदों का पूरा अर्थ अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। वाक्य के सही अर्थ को जानने के लिए शब्दों का उचित क्रम में होना अत्यंत आवश्यक है। वाक्य में यदि शब्द सही क्रम में नहीं होते तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त किए जा रहे हैं उन्हें सार्थक होने के साथ साथ प्रसंगानुकूल भी होना चाहिए। बोलते या लिखते समय वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में निकटता होनी चाहिए। जो वाक्य लिखा जा रहा है वह वाक्य पूरा होना चाहिए। वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया इत्यादि का मेल होना अत्यंत आवश्यक है। और वाक्य के अंग या वाक्य के घटक। रमेश पुस्तक पढ़ता है, कृष्ण कुमार कहानी लिखता है। कर्ता और क्रिया वाक्य के मूल घटक होते हैं। कर्ता और क्रिया दो घटक हैं, कर्ता और क्रिया, क्योंकि इनकी अनुपस्थिति में वाक्य संभव नहीं है। कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक आदि को ऐच्छिक घटक भी कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले वाक्य में कर्ता के बारे में सूचना देता है, जैसे रमेश कृष्ण कुमार। दूसरा अंग क्रिया के बारे में सूचना देता है, जैसे पढ़ता है, कहानी लिखता है। उपर्युक्त वाक्यों में पहला अंग उद्देश्य बताता है और दूसरा उसका विधेय बताता है। यानी वाक्य के जो दो अंग हैं, पहला उद्देश्य कहलाता है और दूसरा विधेय कहलाता है। अर्थात उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में बात की जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सरोज जाती है, इस वाक्य में सरोज के विषय में बताया जा रहा है कि कौन जा रहा है, बल्कि उद्देश्य सरोज है, कर्ता सरोज है, जो उद्देश्य है वही करता है, यानी सरोज के विषय में बात की जा रही है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के द्वारा जो है उद्देश्य का निर्धारण होता है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे वाक्य छोटा हो या बड़ा, उसके दो ही अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य और दूसरा विधेय। भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया। भागता हुआ चोर इसमें उद्देश्य है और तुरंत पकड़ा गया विधेय है। प्रेमचंद की कहानियाँ बड़ी रुचि के साथ पढ़ी जाती हैं। आप देख रहे हैं कि क्या उद्देश्य है और क्या विधेय है। ऊपर के वाक्य में चोर कहानियाँ उद्देश्य हैं, शेष पद भागता हुआ और प्रेमचंद की उनके विस्तार हैं। विधेय में पकड़ा गया पढ़ी जाती हैं। मुख्य विधेय हैं शेष पद, तुरंत, बड़ी रुचि से उनके विस्तार हैं। जैसे मेरा भाई राकेश एक छोटा पत्र लिखता है, वाक्य है, इसमें उद्देश्य क्या है, मेरा भाई। वीर हनुमान ने लंका जला दी। वीर हनुमान उद्देश्य, हनुमान उद्देश्य का विस्तार वीर, विधेय जला दी और विधेय का विस्तार लंका। अब वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो हमारे पाठ्यक्रम में वाक्य के दूसरे भेद के विषय में
यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद के विषय में पढ़ना है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो, अर्थात एक ही कर्ता हो और एक ही उसका क्रिया हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया होती है। यह आवश्यक नहीं कि सरल वाक्य लंबे हो या छोटे भी हों। सरल वाक्य बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। जैसा नाम से लग रहा है कि सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस 4 वर्ड का, ऐसा नहीं है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं उदाहरण, लक्ष्मी नारायण ने मकान बनवाया, बस ड्राइवर ने बस बहुत तेज चलाई। इन वाक्यों में एक क्रिया, बनाया, चलाई, आई, इसलिए ये सरल वाक्य हैं। अर्थात जैसे आप कहें कि रमेश प्रतिदिन घर का कार्य करने के बाद समय से स्कूल पहुंचता है, लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। यह वाक्य सरल वाक्य के अंतर्गत आता है क्योंकि इसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया है। वाक्य देखने में लंबे हैं, बड़े हैं, लेकिन इनमें मुख्य क्रिया एक है, इसलिए यह सरल वाक्य हो गया। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों वे सभी क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, समान स्तर के, अर्थात किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। ये उपवाक्य समुच्चय बोधक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं, समानाधिकरण योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। पहचान है और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि। संयुक्त वाक्य को समानाधिकरण योजक चिन्ह के द्वारा जब जोड़ा जाता है, और, इसलिए, किंतु, परंतु, इसलिए इत्यादि समानाधिकरण योजक चिन्ह हैं, इनके द्वारा 2 सरल वाक्यों को एक साथ जोड़ा जाता है। दोनों सरल वाक्य अपना एक स्वतंत्र अर्थ रखते हैं और उन दोनों को योजक चिन्ह के द्वारा हम आपस में जोड़ते हैं। जैसे हम कहें कि यात्री बैठ गए और बस चल पड़ी, या मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। मैंने सुरेश की बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। अब देख रहे हैं यहाँ पे इसलिए, और, किंतु, परंतु, यह जो शब्द हैं यह सब समानाधिकरण योजक शब्द हैं। बिजली नहीं है इसलिए अंधेरा है, या इसलिए शब्द समानाधिकरण योजक है, 2 सरल वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रही है। अर्थात संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। वे सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं तथा समान स्तर के, अर्थात किसी पर आश्रित नहीं होते। इन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरा है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में आए उपवाक्य में एक उपवाक्य मुख्य हो तथा शेष उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हों, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थात वे उपवाक्य जिनमें एक तो प्रधान उपवाक्य होता है, मुख्य उपवाक्य हो गया, तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हों, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थात इन वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्यों से होती है और इनमें प्रयुक्त उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे यदि, कि, तो, जो, अगर, इसलिए, ज्यों, त्यों इत्यादि, यह व्याधिकरण योजक चिन्ह हो गया। याद रखना है कि संयुक्त वाक्य समानाधिकरण योजक चिन्ह से जुड़ा होता है और मिश्र वाक्य हमेशा व्याधिकरण योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा होता है। मैं भी वही भोजन खाऊंगा जो पिताजी ने खाया। अब मैं भी वही भोजन खाऊंगा, मैं भी वही भोजन यानी वह प्रधान उपवाक्य है, आश्रित पिता ने जो खाया।
गाय ही ऐसा पशु है जो हिंदुओं के लिए आदरणीय है। मुख्य वाक्य है प्रधान गाय और आश्रित हिंदुओं के लिए आदरणीय। यदि रमन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। शर्त रख रहे हैं, जहाँ जिस वाक्य में शर्त रखी जाए एक तरह से माना जाए, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो यह जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा। अर्थात सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है तो वह सरल उपवाक्य। जैसे सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। सूर्योदय एक उद्देश्य है और होने पर कुहासा जाता रहा एक विधेय है। संयुक्त वाक्य सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य यानी दो सरल वाक्य को हम समानाधिकरण योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ते हैं। जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु इत्यादि इन शब्दों के द्वारा हम जोड़ते हैं। जैसे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सूर्योदय हुआ एक सरल वाक्य है और योजक शब्द है कुहासा जाता रहा एक दूसरा सरल वाक्य है। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी उस पर आश्रित होते हैं। तो जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, प्रधान और आश्रित दोनों मिलकर के मिश्र वाक्य बनाते हैं व्याधिकरण योजक चिन्ह के द्वारा। जो, वह, कि, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, ज्यों त्यों, जहाँ, वहाँ इत्यादि। उदाहरण है, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। अब यहाँ जैसे और वैसे यह दोनों क्या हैं? यह दोनों जो है आश्रित उपवाक्य को मिलाने वाले शब्द हैं। प्रधान उपवाक्य है सूर्योदय हुआ, आश्रित कुहासा जाता रहा। जैसे और वैसे यह दोनों आश्रित उपवाक्य को मिलाते हैं। जैसे और वैसे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। यदि और तो जो दोनों शब्द हैं, यह दोनों शब्द जो है प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को मिलाने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए यह आश्रित उपवाक्य हो गए। देखिए, मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या है? सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। अशोक मेहता मुख्य जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, मुख्य और आश्रित उपवाक्यों की पहचान हम कैसे करेंगे? वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य होती है। सबसे पहला नियम कि जो वाक्य में मुख्य उपवाक्य है उसकी क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। और वाक्य में आए आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ समुच्चय बोधक शब्दों के साथ, जैसे जिसने, ज्यों त्यों, क्योंकि, किंतु, परंतु, अगर, यदि, तो इत्यादि से होता है। आश्रित उपवाक्य के प्रारंभ, मध्य या अंत में भी आ जाते हैं। आश्रित उपवाक्य जो हैं वह प्रारंभ में भी आ सकते हैं, मध्य में भी आ सकते हैं और आखिरी में भी आ सकते हैं। जैसे जिसने बालक की जान बचाई वह युवती मोहाल कॉलोनी में रहती है। वह युवती जिसने बालक की जान बचाई मोहाल कॉलोनी में रहती है। वह युवती मोहाल कॉलोनी में रहती है जिसने बालक की जान बचाई। पहले वाक्य में आश्रित उपवाक्य जिसने बालक की जान बचाई वाक्य के प्रारंभ में आता है, दूसरे में मध्य में आता है और तीसरे में वाक्य के अंत में आता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वाक्य में जो है आश्रित उपवाक्य कभी पहले आ रहा है, कभी बीच में आ रहा है और कभी आखिरी में आ रहा है। तो यह है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं